Morning, this is me, Deshchi sir from Birthal Ledpur, and I am going to teach you mathematics. This one is the third video of the circle area. So I am going to start the 12.2, that is the exercise 1 and the question number 5. That is the question, एक रास्ते के बाह्य तथा आंतरिक परिधि का अनुपात 23:2 है. अनुपात मीन जानते द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर, दैट इज कॉल्ड द अनुपात, दैट इज प्रोपोर्शनल. ठीक है. रेशियो 22 है. यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए. इस क्वेश्चन को मैंने बताया था. सबसे पहले हम लोग लगते हैं, दिया है, क्या दिया है, बाह्य और आंतरिक परिधि. बाह्य परिधि बराबर 2 पाई कैपिटल आर. बाह्य के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करते हैं. बराबर 23. अब अनुपात है तो ये बटे में आएगा. अनुपात में लिखा जाएगा. कैसे लिखा जाएगा? जब भी आप लिखेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर अनुपात 2 पाई स्मॉल आर, और ये कितना जाएगा 23 अनुपात 22. ये बात हमेशा जाने. अनुपात को या तो बटे में लिखा जा सकता है या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पाई कैपिटल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर बराबर 23/22. आपको ज्ञात है अनुपात को बटे मतलब सबसे न्यूनतम, मैंने वीडियो में बताया था, इसके पहले जो वीडियो चली थी उसमें हमने बताया था कि दो संख्याओं के बीच के संबंध को हम अनुपात कहते हैं. अगर मेरे पास 15 रुपए, आपके पास 45 रुपए, फिर समझिए, मेरे पास 15 रुपए है, आपके पास 45 रुपए. अब हम इसको एक ऐसी संख्या से विभाजित करें जो अभाज्य संख्या होगी, ये बात मैं पहले बता चुका, जिससे काट करके हमारे और आपके पास जो राशि है उस राशि के न्यूनतम अनुपात को, जैसे मैंने काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 5 से 15, 3 एकम 3, बचे 5 से 15, 5 एकम 5, 5 3. देखिए पहले हमने 3 से विभाजित किया, फिर हमने 5 से किया. 3 और 5 दोनों ही संख्या कैसी थी? अभाज्य संख्याएं थी. कौन सी संख्या थी? अभाज्य संख्या. तो 3से विभाजित करने पर संख्या कितनी आई? 5. और 3 से यहाँ विभाजित किया तो 15 आ गया, फिर 5 से विभाजित किया तो यहाँ 1 आ गया, 5 से विभाजित किया तो 15 आ गया. यहाँ हमारी संख्या प्राप्त हो गई 1:3. दो संख्याएं जो मेरे पास थी, एक के पास 15 थी, दूसरे के पास 45 था. मेरे पास 15 था, सपोज दैट आपके पास 45 था, या आपके पास 15 था, मेरे पास 45 था. दोनों के पास जो राशि का अनुपात है वह निकल के आया 1:3, जो कि हम बोर्ड पर बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है. तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ वैल्यू नहीं थी, 23 वैल्यू नहीं है 2 पाई आर. तो यहाँ 2 पाई आर की वैल्यू 22 नहीं है. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा है दिया क्या लिखना है, बाह्य अनुपात बराबर इतना, आंतरिक परिधि बराबर इतना, और रास्ते की चौड़ाई बराबर 5, मतलब 3 चीज दी. अब ज्ञात क्या करना है? आंतरिक व्यास ज्ञात करना. ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिलना. आंतरिक व्यास मीन्स डी, जो कैपिटल डी. देखिए स्मॉल डी होगा आपका ए, इसको आप कैपिटल डी बनाएंगे तो इसको डी बना देंगे. आंतरिक व्यास जब पहले आर आएगा, आर से फिर डी आएगा, क्योंकि आपको पता है डी इक्वल टू, या यहाँ पे डी बराबर क्या होता है 2r. ये आपको रूल में पहले बता चुका हूँ. हमेशा व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, या फिर त्रिज्या व्यास की आधी होती है. या अर्ध व्यास बराबर त्रिज्या होती है. अर्ध व्यास व्यास का आधा, अर्ध व्यास बराबर हमारा क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है. जैसे आपको क्या, अब हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ने पर क्या प्राप्त होगा, आइए मैं आपको बहुत सिंपल मेथड से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ गया. अनुपात आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा. अनुपात कितना था? 23:22 था. कितना था? दोनों परिधियों में अनुपात. तो बात है, चूंकि हम हल पे पहुंच जाएंगे तो इसको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि मैं हल प्रारंभ कर रहा हूँ. तो हल के लिए जो रूल होगा वो क्या होगा, बाह्य परिधि बटे, मैं बताया था 3 बार लिखा जाता है, आंतरिक परिधि. बाह्य परिधि को मानेंगे 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ बाह्य माने बाहरी हिस्सा के लिए कैपिटल आर प्रदर्शित करते हैं. आंतरिक हिस्सा कहलाता है 2 पाई स्मॉल आर. इसमें अनुपात क्या होगा? 23/22. ये बात आपको पता है. अब हम इन दोनों को ले लेंगे. चूंकि अगर यहाँ पे मान मात्रा होता तो वर्ग इकाई या इकाई का प्रयोग किया जाता. चूंकि वो चीज़ नहीं दे रखी, अनुपात में दे रखी, तो यहाँ पे वो चीज़ होगी नहीं, इसलिए आपको 1 2 3 बार. अब आप इसको कितना लेना? केवल इतना लेना, 2 पाई, या इसके नीचे ही आप जा सकते थे. चूंकि मेरे पास बोर्ड कम होता है तो मैं इसको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ. 23/2 पाई स्मॉल आर बराबर 22. 2 पाई से 2 पाई आर कट जाएगा, r बटे स्मॉल आर इक्वल टू 23/22.
मतलब आर की जो वैल्यू होगी आर मैंने बड़े बाय वाले की, अगर आप इसको चाहे चित्र मैंने पहले बता दिया था, चित्र में आप चाहे ऐसे बना सकते हैं, इसको इस तरह बना सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो आपको पता है कितना है, 5, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर। ठीक, यहाँ से एक बिंदु लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल शो कर देंगे, यहाँ से इसको लेके जाएंगे स्मॉल, कहीं भी वृत्त के कहीं भी जगह में बाहर त्रिज्या वाले बाहर को शो करेंगे हम कैपिटल आर, और अंदर को शो करेंगे स्मॉल आर। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, पहले मैं 2 चीज बनाई, इस चीज को हम लोग कहते हैं वृत्ताकार वलय भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, वृत्ताकार। एक वलय के अंदर जब दूसरा वृत्त होता, दोनों ही संकेंद्री माने दोनों के संग माने होता साथ, केंद्र माने कि जब दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही साथ होता है तो उस वृत्त को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। अब आपको जैसे फर्स्ट में आ गया होगा चित्र के साथ, अब आपको पता है दोनों तो अनुपात में, लेकिन मान लो आर की वैल्यू आ गई 23 नहीं है, आर और स्मॉल आर के बीच में जो अनुपात है वो अनुपात आपका क्या है, वो 23:22 है, वो संख्या नहीं है। अब हम पहले के सवाल में चलते हैं। मैंने कहा था मेरे पास 15 था और आपके पास 45 है, आपके पास 15 मेरे पास 45, हमने इसको काटा था तो सीधा काटेंगे, 15 × 15 15 3 45। अभी मैंने थोड़ी देर कर दिया, हमारे और आपके बीच में कितना पैसे का अनुपात है, 1:3। क्या 1:3 वास्तवता में रुपया है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, एक्चुअल क्या रुपया है, रुपया तो 15 है, दूसरे का 45 है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या जिसका हम गुणा दोनों में कर दें, और एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 15 है, 15 × 15 और 15 × 3 45। तो एक्स वह संख्या है जिसका अनुपात में गुणा करने पर हमें वास्तविक संख्या मिलती है। इसको हम लिखने की बात कहेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर माना कि अनुपात गुणज एक्स है, मतलब अनुपात का गुणज, अनुपात में एक्स का गुणा करने पर संख्या वास्तविक संख्या मिलती है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। चूंकि यहाँ पे छोड़ देंगे, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि अनुपातिक गुणज बराबर एस है तो आर बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 23x इकाई, जो कोई भी इकाई हो सकती है, मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर इकाई। तो समझ में आता है नहीं ऐसे? अब फिर समझ, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या 15/45, हमने इसको काट दिया अनुपात में होगी 3/3, अगर इसको कहते हैं तो 1:3 लिख देंगे, आपको पता। आपने क्या समझा कि इसमें एक संख्या का दोनों में गुणा होता है, एक ही संख्या वास्तविकता, वो क्या संख्या है। अगर मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास 20 रुपया था, आपके पास 100 रुपया था, तो 20 से कम 20 और 20 2500, माने का रुपया तो हमारे पास 200 था, लेकिन अनुपात में क्या लगा 1:5, मतलब एक में किसी ऐसी संख्या का गुणा किया जाए, क्योंकि यहाँ तो पता है कि यहाँ 20 का गुणा करना, आपको पता है 20 से कम 20 और 20 2500, यहाँ तो पता है। लेकिन अगर मुझे कह देता है, मैं कह देता है हमारे और आपके पास 1:7 रुपया, मेरे और आपके पास जो राशि है उसका अनुपात है 1:7, बताइए कितनी राशि है। तो आप उसको कह सकते हैं कि माना कि अनुपातिक गुणज x है, तो मेरे पास राशि है x से कम x, और सर आपके पास राशि है सेम x। अब हम कहेंगे x की वैल्यू क्या, अभी x की वैल्यू सर जो निकलेगी प्रश्न से वही उसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे अनुपातिक गुणज आ जाता है। अनुपातिक गुणज आप समझ गए थे, माना कि अनुपातिक गुणज x है, इसको आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिसका गुणा अनुपात में करने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। अगर आप चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये अनुपातिक गुणन, जिसका अनुपात में गुणा करने पर, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आपको प्रयोग किया था, मुझे विश्वास है आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। गुणा करने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती, मैं यही लिख दे रहा हूं, प्राप्त होती है। x क्या है, माना कि अनुपातिक गुणज x है, जिसका अनुपात में गुणा करने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं, तब हम कह सकते हैं r बराबर 23x और स्मॉल r बराबर 22। अब अनुपात नहीं रहा, अब अनुपात नहीं रहा, क्या बन गई ये संख्याएं। मान लो इस r की वैल्यू कितनी आ गई 23x,
और इस वाले आर्क की वैल्यू कितनी आ गई 22 है। अब इसके बाद में यहाँ पे करने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखें। चाहिए उसे क्या है, आंतरिक वृत्त का व्यास। आंतरिक वृत्त के व्यास के लिए सबसे पहले क्या है, आंतरिक की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है आंतरिक की, r बराबर 22 है। पहले तो आप समझिए आएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसमें क्या कहा, उसने ये कहा कि आपके बीच की चौड़ाई 5 है। कैसे निकलेगी, बड़े आर में से अगर हम छोटे आर की घटा दें, बड़े आर से छोटा आर घटा दें तो बीच की चौड़ाई आ जाएगी। यहाँ सूत्र यहाँ पे आएगा बीच की चौड़ाई। सूत्र कैसे आ जाएगा, अगर आपको नहीं पता हो तो आप समझ लें r माइनस r। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, आगे सबको कैसे आ गया। तो बीच की जो चौड़ाई है ये हमेशा 5 ही होगी, क्योंकि ये संकेंद्री होता है। वलय क्या होते हैं, वलय संकेंद्री होते हैं। दोनों वलय का एक ही बिंदु पर उनका केंद्र होता है। इसलिए जब भी हम बात करेंगे ऐसे पूछेंगे तो ये हमेशा दूरी चलेगी, उसको खींचेंगे तो ये हमेशा दूरी 5 की ही चलेगी। इस बात को जानिए। बीच की चौड़ाई कितनी है 5। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है आपकी 23s। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 22s। 23 में से 22 गया कितना बचा x। x की वैल्यू कितनी आ गई, तब हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू कितनी थी अंदर की, भाई आंतरिक व्यास चाहिए। तो आंतरिक व्यास कहां से आएगा, पहले आंतरिक त्रिज्या आएगी, त्रिज्या का दुगुना व्यास हो जाएगा। त्रिज्या के लिए क्या है r बराबर 22x, तब x सॉरी आपका स्मॉल r बराबर 22x। 22 गुणे x की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 5। तो 22 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110 इकाई। एक बात समझिए, प्रश्न में क्या लिखा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आपको इकाई लिखना ही है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल में मात्रक होता है। इसमें मात्रक इकाई कहलाती, इकाई माने नाम। जैसे मैं कह दूं कि आप लोग कौन हैं, यहाँ बैठे हुए क्लास में या पूरे विश्व में हम कहेंगे तो अलग अलग धर्म को मानने वाले होंगे। तो कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई पारसी होगा, कोई जैन होगा, बहुत सारे धर्म होते हैं, मुझे नहीं पता कोई। अब उसमें भी हिंदू में भी जाएंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैन, कुशवाहा वगैरह बहुत सारे होंगे। लेकिन अगर हम सब जानने के भारत में रहने वाले कौन है, तो भारतीय सबसे उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पृथ्वी धरा पर रहने वाले कौन है, तो ह्यूमन बींग्स, मानव हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य एक शब्द आ गया। उसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, हम किसी भी चीज के लिए आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मापक के लिए इकाई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वो इकाई किसी भी चीज में हो सकती है। आपकी क्या है, चाहिए क्या थी डी। डी बराबर क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना बराबर 2 गुणे 110 बराबर 220। ये आपका आंसर हो चुका है। आपका जो इसका व्यास अंदर का ही होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ऐसा माना, ये कितना होगा 220 इकाई। इकाई जरूर लिखिएगा, क्योंकि इकाई का मतलब होता कुछ भी, आप चाहे मिली मान लो, चाहे सेंटी मान लो, चाहे मैंने पहले बता दिया था सेंटीमीटर नहीं होती, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सेंटीमीटर किया जाता है। मीटर और डेसीमीटर अभी मैं बताऊंगा, 1 लीटर की माप भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आप लोगों के पास। तब तक के लिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसको कॉपी करें। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन 6। दो वृत्त परस्पर आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। देखिए वृत्तों के बारे में 4 कंडीशन होती है, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। करते हैं इसके क्षेत्र को, इसके माने इनके जो क्षेत्रफल है का योग 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि वृत्त की 4 कंडीशन होती क्या है। जब 2 वृत्त होते हैं, ये देखिए एक वृत्त ये है और एक छोटा वृत्त, तो 2 वृत्तों की बेटा 4 स्थिति होती है। नोटिस करना पड़ेगा दिमाग, इसको आपको दिमाग में। पहला क्या आता है अंतर स्पर्श, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरा होता है आपका प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद माना होता है एक वृत्त दूसरे वृत्त को किसी भी जगह काटता है, इसको कहते हैं अंतर स्पर्श। जब कोई भी बड़े वृत्त को छोटा वाला वृत्त एक जगह स्पर्श करता है, अंदर साइड में स्पर्श करता है, तो उसको कहते हैं अंतर स्पर्श। जब कोई वृत्त एक दूसरे को काटता है उसे कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद माने काटना। तीसरी कंडीशन होती है बड़ा वृत्त है जो छोटा वृत्त है,
बाह्य का स्पर्श, बाहर के हिसाब में सब चले। चौथी स्थिति होती है जब वो स्पर्श नहीं करता। 4 कंडीशन, पहला अंतः स्पर्श, दूसरा प्रतिच्छेद, एक दूसरे को एक किसी न किसी जगह काटता है, तीसरा बाह्यता, बाह्यता मान बाहर स्पर्श करता है, चौथा है स्पर्श नहीं करता। आइए इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं मानता हूँ कि दोनों हमारे कापी किताब हमारे हाथ में है। एक छोटा वाला वृत्त है, सपोज वृत्त, एक बड़ा वाला। देखिए एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंत हमारे अंदर एक स्थान पर स्पर्श कर रहा है। देखिए एक स्थान, इसको कहते हैं अंत स्पर्श। ये देखिए थोड़ा काट दिया, दिख रहा है आपको, कट रहा है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है, दिख रहा है आपको। जे इसको जे स्थिति जे कहलाता है प्रतिच्छेद। ये क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद। ये किसी भी स्थिति में प्रतिच्छेद हो सकता है, जिस सब स्थितियां प्रतिच्छेद की। अब ये कहलाएगा बाह्य स्पर्श, एक ने दूसरे को बाहर स्पर्श करना। अब ये कहलाएगा स्पर्श नहीं करना। ये 4 कंडीशन आपको हमारे इन 2 वृत्तों के हिसाब से मिलेगा। सबसे पहले अंतर, किसी अंदर यहाँ स्पर्श हो सकता है तभी अंतर है, ऊपर की ओर स्पर्श करेगा तब भी अंतर है, नीचे स्पर्श करेगा तो मतलब कहीं भी स्पर्श करेगा तो अंतर। ये कंडीशन होगी प्रतिच्छेद की। ये दो देखिए प्रतिच्छेद मतलब कहीं भी आपको काट रहा, ये होगा बाह्यता और ये होगा स्पर्श नहीं। 4 कंडीशन होती है। 4 कंडीशन मैंने आपको बताई। अब क्या होता है, इनको समझाने की बात मैं करूँ तो उसने जो बिंदु कहा है, उसने कहा एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंतः स्पर्श करता है। अंतः स्पर्श माने वृत्त है, दूसरी कंडीशन जो है इस वृत्त में अंतः स्पर्श है। 2 वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं। पहले यहां तक होगी। हमें जब भी सवाल करना होता एक एक वर्ड को समझना होता है। यहां तक मैंने कह दिया। इन इसके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल का क्या कहलाता है? आइए, बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे 2 त्रिज्या होंगी, एम आई राइट। आप यहाँ पे मान लो मैं इसका केंद्र मान लूंगा तो यहाँ पे बड़े वाले का ये वाला केंद्र आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी इसकी कैपिटल आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी होगी स्मॉल आर। मैंने दोनों की अलग अलग त्रिज्या, मतलब बड़े वाले का केंद्र कहीं और होगा, छोटे वाले का कहीं। ये बात नहीं है संक्रांति, ये बात नहीं है। संक्रांति होगी तो किसी भी स्थिति में वो स्पर्श नहीं करेंगे, वो दोनों एक से रूप में जाएंगे। संक्रांति ये नहीं होता है, इनके केंद्र अलग अलग होते हैं। तो ये बात जान लीजिए। तब हम कह सकते हैं योग, क्षेत्रफलों का योग, बड़े वृत्त का क्षेत्र। सूत्र हम लिख लेंगे। सूत्र हमारा होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको वर्ग इकाई में कह सकते हैं, या यहाँ पे सॉरी याद रखना पर सेंटीमीटर। अगर इकाई आ रखी है तो इकाई ना लिख करके सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? इसको कहेंगे पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। एक चीज उन्होंने कही है, इस बात को आप बता लें, इनके क्षेत्रफलों का योग 116 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से इस इबारत को हम कॉपी करेंगे है इसकी, इनकी हम इनके करेंगे। इनके या इसके भी जो भी चल रहा है मान्या, इसके क्षेत्रफलों का जब भी कोई इबारती क्वेश्चन करते हैं, इबारती माने इबारत दी है, उस इबारत माने कहलाते शब्द। जब किसी भी सवाल के शब्द दिए होते हैं इसको कहते हैं इबारत। और उसको जब सवाल को हल करना होता तो उस इबारत जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे, उसको जरूर कॉपी आप किया प्लीज। तो क्या हो गया, इस या इनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगर दूसरे हिस्से में लिखा होगा तो वर्ग की यहाँ 2 घातें लिखी रहती है, इस बात को ध्यान। सेंटीमीटर इस बात को कैसे लिखेंगे? इनके तो पहला क्या लाया वर्ग, पहला वाला पाई आर स्क्वायर, इनके माने दोनों की, हमारे राइट, इनके माने इन दोनों की। क्षेत्रफलों का योग, योग माने होता है आपका धन का चिन्ह। कितना मान है? 116। पल्ले पड़ गया आपको कहना बात समझ में? इनके माने किनके? भाई बड़ा वाला क्या है? पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। छोटा वाला क्या है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इनके माने इन दोनों क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। का योग, योग योग शब्द का मतलब होता है, देखिए यहाँ आपको 3 ही लगा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। योग बराबर कितना है? 116 पाई। अगर आप हल करेंगे तो पाई को कॉमन निकाल लेंगे, पाई कॉमन आ जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 116 पाई
पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ चूंकि हमारा बोर्ड समाप्त हो चुका होगा, अब मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो क्या आ गया आपका सूत्र, r² प्लस r² बराबर 116। इस चीज को आप नंबर 1 दे सकते हैं या समीकरण पहले को लिख सकते हैं। यहाँ तक आप कर चुके हैं, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट? नो डाउट। तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी, भाई पहले वाले का केंद्र क्या है यहाँ पे, O होगा, दूसरे वाले का होगा O डैश। हमने बताया था केंद्र को हमेशा O से निरूपित करते हैं। अगर दो केंद्र होंगे तो एक O दूसरे को O डैश माना जाएगा। तो हमने क्या कहा, केंद्रों के बीच की दूरी D बराबर केंद्र, पहले वाले के केंद्र के बीच की दूरी और दूसरे वाले की दूरी। तो जान लीजिए, मैं आपको सूत्र बता दूं, केंद्रों के बीच की दूरी यहां शब्द लिखेंगे, इनके केंद्रों के बीच की दूरी, सूत्र इसके आगे क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। उनके ये तो हो गया प्रश्न, केंद्रों के बीच की दूरी उनकी, यहां आंसर हो, उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। ये सूत्र है, पूरी बात है बेटा, मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रश्नावली आगे चालू कर चुका हूं। मैंने इसको त्रिभुज और वृत्त को छोड़ दिया, वृत्त चूंकि आना नहीं है क्योंकि आपको ज्ञात है इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम में आपके वृत्त की आने की संभावना कम है। तो मैं आपको बता दूं कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी, जब भी दो वृत्त अंतः स्पर्श करें, दो वृत्त की कंडीशन क्या है, अगर वो अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। और दो वृत्त अगर बाह्यतः स्पर्श करते, बाह्यतः माने बाहर, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। इस दोनों सूत्र हैं, आप अपने कॉपी पे ऊपर लिख लेना। क्या लिख लेना कि दो वृत्त अगर अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। और दो वृत्त अगर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करेंगे तो अंतर के बराबर होगी अंतर, और बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो फिर योग के बराबर होगी। अंतर माने माइनस, अंदर माने अंदर और अंतर, अंदर अंतर, अंदर और अंतर, ऐसे अंतर अगर स्पर्श करते हैं तो अंतर होगा, अंतर माने घटाना, और बाह्यता माने बाहर, योग योग, बस ये बात याद रखना। तो सूत्र क्या आ जाएगा, इसको हम कहते हैं डी बराबर आ जाएगा R1 माइनस R। यहाँ R1 नहीं लिखेंगे ना R2 लिखेंगे, क्योंकि आप R1 R2 नहीं मानते, आप मानते हैं कैपिटल R और स्मॉल r। जब आप, अगर आपको लगता है कि दोनों को हमें स्मॉल r मानना है तो एक को R1 को माना जाता है बड़ा, R1 को बड़ा माना जाता है, R2 को छोटा माना जाता है, उसको आइडेंटिफाई भी किया जाता है। एम आई राइट? अब ये सूत्र आ गया कि जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी है, दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 बराबर R माइनस R, लिखा ना, केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। यहाँ एक बात आप चाहे लिख सकते हैं, केंद्रों की बीच की दूरी, लिखा भी इसमें पूरी है, कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसको कैसे लिखेंगे, 6 बराबर R1 माइनस R2। सॉरी, मैंने आज यार हैबिट मुझे वो R1 R2 की है, कोई बड़ी बात नहीं। तो R कैपिटल माइनस स्मॉल। अब अगर हम स्मॉल r की वैल्यू को एक s माना कि r बराबर r ही माना, तब क्या अब बड़े R की क्या वैल्यू निकलेगी, 6 माइनस सॉरी 6 इज इक्वल टू r माइनस स्मॉल r को साइड लाएंगे 6 प्लस r इज इक्वल टू कैपिटल R की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 प्लस r या r प्लस जी वैल्यू पड़ेगी। क्यों, मैं आप चाहते तो x भी मान सकते, कोई बड़ी बात नहीं, हम x मान लेते तो क्या करें, x ही मान लो, ताकि आप लोगों का डिस्टर्बेंस जो है वो आपको खत्म हो। माना कि छोटे वाले, सबसे छोटे वाले, जब भी कोई भी चीज के अंतर की बात आती, बड़ा छोटा आता, तो हमेशा जब भी आप माना करें, अगर मैं संख्याओं की बात, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे, हम द्विघात में बात करेंगे, तो अगर कभी भी आपकी बात आती तो आप छोटे वाले को मानेंगे, छोटे वाले को मानेंगे स्मॉल। जो ही आप स्मॉल एक्स मानेंगे तो बड़ा वाला अपने आप जुड़ के आ जाएगा, छोटा वाला मानेंगे एक्स तो बड़ा वाला उससे ज्यादा, वो तो प्लस में हो जाएगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको r बराबर मैंने x मान लिया तो यहाँ x रखेंगे तो x से साइड आएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा प्लस में, आ गया प्लस में नहीं, तो x प्लस मैंने r बराबर क्या आ गया x प्लस r। तो ये चीज आपकी आ चुकी है। इसके बाद चूंकि वहां पर बोर्ड जगह समाप्त हो चुकी है और आपको ज्ञात भी है, मैंने बताया था क्षेत्रफल
इस बोर्ड पे तने मैंने शब्द लिख दिए, उसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र का फल वो भर गए, तो मुझे बोर्ड दोबारा साफ करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल बताया। ठीक है, जब तक के लिए आप इसको नोटेड डाउन कर लीजिए। ये बात जो थी कि हम यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे आर की वैल्यू जो आ गई एक्स आ गई और आर कैपिटल आर इक्वल टू आर प्लस 6 आ गई, दोनों के बारे में जो हम बात करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए इसको निकाल के रखता हूँ क्योंकि यहाँ सिंगल कोई व्यक्ति वैसे भी है भी नहीं और मैं अकेला बताता हूँ वीडियो, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं होते हैं और इसमें मैं सब जो बिंदु है वही तक बैठा। तो मैंने बताया कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक आ गई, यहाँ पे देखिए एक्स बराबर आर बराबर एक्स। दूसरी कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, वो क्या है कैपिटल आर इक्वल टू एक्स। आप इसको ब्रैकेट में मत लिखा करें, क्योंकि फाइनली जिसको ब्रैकेट में उसको लिखा करें जिस वैल्यू को आपको यूज लेना है या टीचर का दिमाग वहां पे आकर्षित करना। बोर्ड में जब कॉपी चेक करेगा तो उसका दिमाग कि वो उसको वो दिखे, उसके लिए हम ब्रैकेट में यहाँ पे बंद करते हैं। आप उसको डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, 1 और 2 3 की वैल्यू जो है वो आप 1 में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 तथा 3 का मान 1 में रखना। बच्चों को डाउट ज्यादा होता है कि सर हम इसमें 2 3 का मान जब हम 1 में लिखना है तो पहले हम लिखेंगे क्या। मैं आपको बता दूं, अगर आपको दाल और चावल सब्जी रोटी प्लेट में रखनी है तो आप हाथ पे पहले रखेंगे क्या, दाल चावल रखेंगे या प्लेट, तो आप आंसर देंगे सर प्लेट। इसका मतलब जिस चीज में रखा जाना है उसको सबसे पहले लिया जाता है और आपको मान कहां रखना है, इसमें, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा आर स्क्वायर बराबर, या जिसमें रखना जाना है जी आर स्क्वायर बराबर 116। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 6, आर स्क्वायर में है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू वहाँ पे कितनी है एक्स स्क्वायर बराबर 116। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको आता है, इसी से हल करेंगे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 6 स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 116। समझ बात आई थी। बहुत सिंपल चीज से आप आराम से कर सकते हैं, आराम से कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, यहाँ तो प्लस ही आता है परमानेंट, यहाँ माइनस आता। अगर यहाँ कोई वैल्यू माइनस होती तो माइनस का वैल्यू आपकी यहाँ पे आती जो आपको यहाँ लिखा था, तो यहाँ वैल्यू में माइनस आती। आगे हम करेंगे 6 36 6 दूनी 12x बराबर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 1। इन सबको अंदर ले आई, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ले आई, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा x का मान होता तो 12x प्लस 36 माइनस 116 बराबर द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको और हल करें, अभी और हल होगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर, प्रोसीड एंड चेक का रूल मैंने बताया था। प्रोसीड एंड चेक जानते हैं आप लोग, नहीं आइए जानते हैं। प्रोसीड माने होता है एक कदम बढ़ना, फिर चेक करना कि मैंने ठीक चले, फिर एक कदम बढ़ गया, फिर मैंने चेक किया क्या ठीक चले, इसको कहते हैं प्रोसीड एंड चेक। अर्थात अगर मैंने इसको हल किया, पहले मैंने हल किया एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2x निकल, फिर हम चेक करेंगे क्या सही किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर x। ठीक, अब आप बढ़ चले एक्स स्क्वायर 6 36 6 दूनी 12 है, आपने लिख दिया। फिर आप चेक करिए एक बार, क्योंकि अगर आपकी गलती हुई तो आप एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल करता हूं, प्लस 12x मैं हमने घटाया 6 में से 6 क्या बचा कितना 0, एम आई राइट भाई, इससे हटेगा जी 6 में से 6 क्या बढ़े 1 के माने 11 11 में से 3 गया तो बचा 6 1 7 70 और आपने क्या कर दिया गलती से यहाँ पे माइनस लिखना था, आपने प्लस बराबर 0। आपने क्या किया, आपने गलती क्या की, अब आपने लिख दिया सही। अब आपने कहा चेक करके 2x स्क्वायर ठीक है प्लस 12 ठीक है, 116 में से हटाएंगे तो बड़े से छोटा घटेगा, माइनस प्लस, अरे यहाँ माइनस आ कितना 70, 6 में से 6 गया 0 और 11 में से 3 गया 8 होना चाहिए। अब चूंकि आप हम तो बिगाड़ लेंगे, आपके लिए क्या करना है, आप एक लाइन है ऐसे भाई, आपने अगर चेक किया होता तो आपको गलती पकड़ने आ जाएगी, अगर आपने चेक नहीं किया तो आंसर गलत। 2 गलती हो गई, एक तो 80 आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए, यहाँ माइनस आना चाहिए। विद्यार्थी क्या करते हैं, या तो एक लाइन डाल दें, या अगर 2 लाइन डालते हैं तो एक ऊपर साइड में डाल दें
और एक नीचे से। अब 3 लाइनें मत कहिए, मतलब बीच की लाइन नहीं है बात है, या तो एक लाइन काटेंगे तो बीच में एक लाइन डाल देंगे, आप ऐसे से नहीं करेंगे, कहीं कोई गलती नहीं। आप या तो एक लाइन से काट देंगे, अगर 2 लाइन डालनी है तो एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में डाल देंगे, और फिर करेंगे करेक्शन। 2x² कहाँ था, आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, प्लस 12x, 6 में से 6 गया 0 बचा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, -80 बराबर 0। सुधर गया। मैं तो अपना उससे निकाल, भाई माँ बाप तो डस्ट है, मैं तो बिगाड़ देता, या मैं गलती कर जाता तो आंसर गलत आ जाता। आप कैसे करते थे, आपके लिए जरूरत है कि आप उस चीज को प्रोसीड माने बढ़ना और चेक माने पुनः निरीक्षण करना। एक कदम बढ़िए, एक कदम चेक करिए, एक कदम बढ़िए, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं किसी भी सवाल में मैं लॉन्ग क्वेश्चन 15 मिनट के लिए आपको देता हूं, 15 दूनी 30, ये आधा घंटा में 2 क्वेश्चन लॉन्ग के करने, और 12.5 मिनट में 4 क्वेश्चन करने, गुणे 2, 4 दुनिया, मतलब पूरा मैं टाइम भी सेट करके दे दूंगा, तब भी मैं आप 2.5 घंटे में पेपर कर लेंगे, 45 मिनट तब भी बचेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस 15 बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा करके उसको 8 मिनट में कर दूंगा, समझा के आपको 8-9 मिनट में, और मैं आपको स्वयं करने के लिए, मतलब मैं समझाऊंगा आपको और फिर मैं करूंगा तो 9 मिनट मुझे लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको उसको टाइम कितना दे रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं 15 मिनट आपको करने के, कि स्वयं करना, आपको मुझे समझाना नहीं है, तब भी आपके लिए टाइम 2.5 घंटा पर्याप्त होता है। 2.5 घंटा जो टीचर आपके लिए पेपर कर सकते हैं वो आपको 3 घंटे में दिया जाता है, 15 मिनट आपके लिए दिए जाते हैं, आप पेपर को पढ़ सकें, जान सकें, इसलिए 3.25 घंटे के लिए पेपर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। आपने देख लिया, अब आपको लग रहा है कि कहीं कोई छोटा हो सकता है, किसी चीज का भाग जा सकता है, मैंने बताया जी हाँ जी, 2 का भाग तीनों पद में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2 का भाग दोनों पक्षों में करने पर, ठीक है, पक्षों में करने पर, तो 2 का भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, 2x, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखना था, गलती आपकी ट्रेस हो गई, टीचर का दिमाग चला जाता, वह आपको क्या करता, काट देता। यहाँ पे 2 का भाग दे दीजिए, यहाँ पे 2 का भाग सब दे दीजिए, 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा। अब आपकी इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैंने इसलिए लिख रखा था क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ कॉपी करना था इक्वेशन को, समीकरण को, तो मैंने इसलिए इसको लिख रखा था। 2 का भाग देंगे, x², हर पद में भाग जाएगा, 1 2 3 पद ही है, लेकिन इसमें बटे 2 आ गया तो फिर बटे अभी 1 पद, तो 2 का भाग तीनों पद में जाएगा, 2 से 2 कटेगा, x² बचेगा, 2 का भाग 12 में देंगे तो 6x आ जाएगा, 80 में जाएगा 40 आएगा, 0 में भाग जाने पर 0, ऐसा लिख लिया, बार चेक कर लो, x² ठीक है, 6 दूनी 12 ठीक है, 40 दूनी ठीक है। अब आप देख रहे हैं सूत्र बताया था, a और c के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो अगर माइनस का चिन्ह है तो घट करके b के बराबर हो। मैंने आपको सूत्र बताया था, एक पे क्या लिखा है, x² का गुणज कहलाता है 1 गुणे -40, मान कितना चाहिए, जो घट करके शब्दारा में इसको माइनस नहीं, इसको वृद्धि घटकर, आप कंफ्यूज ना हो तो मैं लिख दूं घटकर b, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा मैंने, अगर c का x² का मान परिवर्तित नहीं होता क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ भी x की वैल्यू, c डिसाइड करता है, इसको कहते हैं स्थिर पद या अचर राशि, c डिसाइड करता है कि मान जुड़ के आएगा कि घट के आएगा। अगर c का मान माइनस है तो घट करके आएगा, और c का मान प्लस है तो जुड़ करके आएगा। यहाँ पे c के गुणनखंड करिए, 1 गुणे 2 कर दिया 20 बचा, 2 कर दिया 10 बचा, 2 कर दिया 5 बचा, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 40। अब आपको कितना चाहिए, 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6 बचा, पहले 4 गुणा आगे, सॉरी 10, 5 दूनी 10, गुणांक एक सा रहेगा, 40 से कम 40 -40, और 10 चौके यहाँ भी 40। अब माइनस कहाँ लगाना है, अगर यहाँ पर मान प्लस का है तो बड़ी संख्या हमेशा प्लस की होगी, तो छोटा वाला माइनस में आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस, तो बड़ी संख्या आपकी माइनस की होगी, क्योंकि यहाँ पे घटता कब है, अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं आपस में घट जाती हैं, बड़ा से छोटा घटता है और बड़ा का चिन्ह आ जाता है, जो घटने का नियम क्या, अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं आपस में घट जाती है, बड़ी से छोटी घटती है, बड़े का चिन्ह आ जाता है, प्लस का चाहिए आपको। मैं मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने उसको कहाँ पढ़ाया होगा आप जान लीजिए, शायद मैंने इसको द्विघात में पढ़ाया था, वीडियो अवेलेबल नहीं होगी, ये आपके लिए मैंने यूट्यूब पर नहीं था, मैंने इसको भेजा था व्हाट्सएप पे, उसको भी द्विघात को मैं करेंगे तो दोबारा फिर मैं उसको लोड कर दूंगा, तब तक के लिए इंतजार।
एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x, मैंने हिंट दे दिया आपको, वो पर्याप्त थी। अब आप जुड़ा बना लें, जुड़ा बना के 10 में से 4 गया, 6 बचा, चेक कर लें। x कॉमन आ गया, x प्लस 10 आ गया, किस संख्या का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो 4 निकाल लिया, चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस को हमेशा कॉपी किया जाता है, ये चिन्ह हमेशा कॉपी किया जाता है, परमानेंट कॉपी किया जाता है। इस चिन्ह के निकालने से अंदर, माइनस से चिन्ह निकालने से अंदर चिन्ह बदल जाते, प्लस से चिन्ह निकालने पर चिन्ह नहीं बदलते। x प्लस 10 बराबर 0। अब आप निकालेंगे x प्लस 10, दोनों कॉमन को आगे लेंगे और x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों को यहाँ पे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 10 और 4 जो माइनस का मान होता है उसे कहते हैं अग्राह्य। अग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी थी। वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की 4 माने x का मान बराबर किस, r का मान किसके बराबर था, x की, और ये क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, माने r की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। कैपिटल R की वैल्यू किसके बराबर थी, x प्लस 6 के बराबर। देखो दोनों वैल्यू एक साथ मिली, तो कैपिटल R बराबर x की वैल्यू कितनी थी 4, ये कितना था 6 में 4 जोड़े 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ये 4 सेंटीमीटर, दोनों संख्याएं आपको प्राप्त हो चुकी हैं। दोनों का क्षेत्रफल करेंगे तो क्षेत्रफल का जो यहाँ पे होगा। बहुत सिंपल था सवाल। अगर आपको केवल शब्दों पे जाना है, जैसा सवाल कहता जाता वैसा करते जाइए, उसकी एक वर्ड्स के हिसाब से, केवल वर्ड को आपको पहचानना है कि वर्ड कैसे किया जाता है। अगर आप वर्ड को पहचानेंगे तो सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप कॉपी करें, और बार बार अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको क्लासरूम में होते तो मुझे 2 बार 3 बार सवाल को समझाने की जरूरत थी। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे केवल आपको वीडियो को रिमाइंड कर लें और आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल कम हुए लेकिन उनमें अपनी क्वालिटी थी, क्वालिटी प्रोडक्ट थे, जरूरी है। इन सवालों से आगे सवालों की करने की आपको रिदम आ जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट